आगरा की उबाऊ दोपहर। आगरा के किले में दोपहर का समय था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जम्हाई ले रहे थे। दरबार में इतनी शांति थी कि अगर कोई मक्खी भी छींकती तो उसकी गूंज सुनाई दे जाती। मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी के बाल गिन रहे थे और मान सिंह अपनी तलवार की धार चेक कर रहे थे। अकबर ने ऊब कर कहा, बीरबल, क्या हमारे राज्य में सारे चोर डाकू रिटायर हो गए हैं? कोई रोमांच ही नहीं बचा है, न कोई समस्या, न कोई पहेली। जिंदगी दाल चावल हो गई है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शांति तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको तूफान चाहिए तो मुझे लगता है कि पश्चिम दिशा से कुछ खबरें आ रही है। तभी दरबार का द्वारपाल, जो हमेशा पान चबाता रहता था, दौड़ता हुआ आया। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, रंगीलापुर गांव के लोग आए हैं। वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बादशाह ने उन्हें लूट लिया। अकबर चौंक गए। क्या मैंने लूटा? उन्हें अंदर भेजो। अध्याय 1, मूंछों पर टैक्स। दरबार में 10 से 12 ग्रामीण आए। उनके कपड़े फटे थे और आंखों में आंसू थे। उनका मुखिया रामदीन आगे आया। रामदीन की मूंछें बहुत शानदार थीं, बिल्कुल नथुलाल जैसी। रामदीन ने एक शाही कागज फरमान निकाला और रोते हुए बोला, जहां पनाह, हम गरीब किसान हैं। हम फसल का टैक्स दे सकते हैं, जमीन का टैक्स दे सकते हैं, लेकिन यह मूंछ मुंडाई टैक्स हम कहां से दे? अकबर और बीरबल एक साथ बोले, क्या मूंछ टैक्स? रामदीन ने फरमान दिखाया। उस पर शाही मुहर, रॉयल सील लगी थी और लिखा था, आदेशानुसार रंगीलापुर के हर उस मर्द को जिसकी मूंछें 2 इंच से लंबी है, शाही खजाने में 100 सोने के सिक्के जमा कराने होंगे, वरना उसकी मूंछों के साथ साथ नाक के बाल भी सार्वजनिक रूप से मुंडवा दिए जाएंगे। हस्ताक्षर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर गुस्से से लाल हो गए। वो अपनी खुद की मूंछों पर ताव देते हुए गरजे, यह बकवास है। मैं मूंछों का शौकीन हूं, मैं उन पर टैक्स क्यों लगाऊंगा? यह फरमान नकली है। रामदीन बोला, लेकिन हुजूर, इस पर तो आपकी ही मुहर है, और यह फरमान आपके सूबेदार मिर्जा घोटाला ने भिजवाया है। अध्याय 2, मिर्जा घोटाला का परिचय। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे विलेन की, मिर्जा घोटाला। मिर्जा घोटाला रंगीलापुर का सूबेदार था। उसका असली नाम तो मिर्जा शरीफ था, लेकिन उसके कारनामों की वजह से लोग उसे घोटाला कहते थे। उसे पैसे से इतना प्यार था कि वो सोते समय भी सिक्कों की खनखनाहट सुनकर ही सोता था। मिर्जा के पास एक खास हुनर था, जालसाजी, फोजरी। उसने एक शातिर कलाकार चेपू चंद को काम पर रखा था, जो हूबहू बादशाह की मुहर बना सकता था। उस शाम अपने महल में मिर्जा घोटाला चिकन टांग चबाते हुए चेपू से बोला, चेपू, मूंछ टैक्स का आइडिया सुपरहिट है। बादशाह आगरा में है, उन्हें क्या पता चलेगा? जब तक खबर वहां पहुंचेगी हम लाखों कमा चुके होंगे, और अगर कोई शक करे तो मुहर तो असली जैसी दिखती ही है। चेपू हंसा, हुजूर, मैंने मुहर मोम, वैक्स और साबुन को मिलाकर बनाई है, कोई माय का लाल नहीं पकड़ सकता। अध्याय 3, बीरबल की जासूसी। C.I.T स्टाइल। इधर दरबार में अकबर ने बीरबल को फरमान सौंपा, बीरबल, यह मेरी ही मुहर लग रही है, लेकिन मैंने यह कभी नहीं लगाई। क्या रात में मैं नींद में चलकर फरमान जारी करता हूं? बीरबल ने फरमान को हाथ में लिया। उन्होंने उसे सूंघा। अकबर, बीरबल, तुम फरमान पढ़ रहे हो या उसे खाने का इरादा है? बीरबल, जहांपनाह, कागज बोलता नहीं, पर बास स्मेल जरूर मारता है। इस फरमान में शाही इत्र की खुशबू नहीं, बल्कि सस्ती जलेबी और पुराने मोजों की बदबू आ रही है। बीरबल ने मुहर को ध्यान से देखा। मुहर बिल्कुल सटीक थी। बीरबल, महाराज, मुहर की डिजाइन सही है, लेकिन जिसने यह लगाई है उसने एक गलती कर दी। अकबर, क्या गलती? बीरबल, असली शाही स्याही, रॉयल इंक बनाने का नुस्खा सिर्फ मुझे और आपको पता है। उसमें हम थोड़ा सा केसर मिलाते हैं। इस मुहर में केसर नहीं, बल्कि ईंट का चूरा मिलाया गया है। अकबर, तो मिर्जा घोटाला को अभी गिरफ्तार करो। बीरबल,
नहीं जहांपनाह, अगर अभी सेना भेजी तो वो नकली मुहर नष्ट कर देगा और कहेगा कि यह फरमान उसे किसी और ने दिया था। हमें उसे रंगे हाथों, रेड हैंडेड, पकड़ना होगा। मेरे पास एक प्लान है। अध्याय 4, बीरबल का महानाटक। बीरबल ने एक नया शाही ऐलान तैयार करवाया। अगले दिन पूरे राज्य में हिंडोरा पिटवाया गया। सुनो, 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 बादशाह अकबर की शाही मुहर एक चमत्कारी जिन ने चुरा ली है। ज्योतिषियों ने बताया है कि जिस किसी ने भी पिछले एक हफ्ते में शाही मुहर का इस्तेमाल किया है, उसके हाथ अगले 24 घंटे में गधे के खुर, डोंकीज हूव्स, में बदल जाएंगे। इसका इलाज सिर्फ बादशाह के पास है। यह खबर आग की तरह फैली। रंगीलापुर में मिर्जा घोटाला के पसीने छूट गए। मिर्जा, चेपू, क्या यह सच है? क्या मेरे हाथ गधे के खुर बन जाएंगे? चेपू, हुजूर, मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझे क्या पता, लेकिन रिस्क क्यों लेना? चलिए बादशाह के पास, वो इलाज कर देंगे। मिर्जा घोटाला घबरा गया। अंधविश्वास पाप से भी बड़ा होता है। वो तुरंत आगरा के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी नकली मुहर अपनी पगड़ी के अंदर छिपा ली ताकि किसी को दिखे नहीं। अध्याय 5, शाही दरबार में पवित्र धुआं। मिर्जा घोटाला दरबार में पहुंचा। वहां पहले से ही बड़ा नाटक चल रहा था। दरबार के बीचों बीच एक बड़ी कढ़ाई रखी थी जिसमें से हरा और लाल धुआं निकल रहा था। बीरबल ने उसमें मिर्च और जड़ी बूटियां डलवाई थीं। अकबर गंभीर होकर बैठे थे। मिर्जा घोटाला ने सलाम किया। जहांपनाह, मैंने सुना मुहर चोरी हो गई। मैंने तो कोई मुहर नहीं लगाई, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर दवा लेने आया हूं। बीरबल ने कहा, आइए मिर्जा जी, जिन का साया बहुत खतरनाक है। हमें सबकी तलाशी लेनी होगी और इस पवित्र धुएं में खड़ा होना होगा। बीरबल ने घोषणा की, जिसके पास भी नकली मुहर होगी, यह पवित्र धुआं लगते ही वो मुहर अपने आप पिघलकर चिल्लाने लगेगी। मिर्जा घोटाला की हालत खराब। उसने नकली मुहर अपनी पगड़ी में छिपाई थी। बीरबल ने जानबूझकर दरबार का तापमान बढ़वा दिया था। अंगीठियां जल रही थीं। अध्याय 6, पिघलती हुई मुहर और मिर्जा का डांस। मिर्जा घोटाला को कढ़ाई के पास खड़ा किया गया। गर्मी और डर के मारे उसका बुरा हाल था। याद है, चेपू ने नकली मुहर मोम, वैक्स और साबुन से बनाई थी। दरबार की गर्मी और कढ़ाई की भाप से पगड़ी के अंदर रखी मोम की मुहर पिघलने लगी। पहले तो मिर्जा को लगा कि पसीना आ रहा है, लेकिन फिर पिघला हुआ गरम गरम मोम उनकी खोपड़ी और कानों पर बहने लगा। मिर्जा, उई माँ, अरे बाप रे! अकबर, क्या हुआ मिर्जा? क्या जिन काट रहा है? मिर्जा, नहीं हुजूर, मेरा दिमाग पिघल रहा है। उई! मिर्जा अब अपने स्थान पर कूदने लगे। वो पगड़ी उतारना चाहते थे, लेकिन डर था कि मुहर दिख जाएगी। लेकिन गरम मोम ने अपना काम कर दिया। मिर्जा चिल्लाए, बचाओ, और अपनी पगड़ी फेंक दी। पगड़ी गिरते ही उसमें से एक पिघली हुई चिपचिपी चीज बाहर निकली, जो अब मुहर कम और गोबर का उपला ज्यादा लग रही थी। अध्याय 7, पोलपट्टी और सजा। बीरबल ने चिमटे से उस पिघली हुई मुहर को उठाया। जहांपनाह, देखिए, यह है वो जिन। यह मुहर धातु, मेटल की नहीं, मोम की है। असली शाही मुहर कभी नहीं पिघलती। मिर्जा घोटाला पकड़े गए थे। उनके सिर पर जमा हुआ मोम उन्हें मोमबत्ती स्टैंड जैसा दिखा रहा था। अकबर हंस पड़े। मिर्जा, तुम टैक्स मूंछों पर लगा रहे थे और पिघल तुम्हारी अक्ल गई। मिर्जा पैरों में गिर पड़े। मास कर दो जहांपनाह, लालच बुरी बला है। सजा का ऐलान। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसने मूंछों पर टैक्स लगाया था ना, तो सजा भी मूंछों वाली होनी चाहिए। फैसला सुनाया गया। मिर्जा घोटाला की एक तरफ की मूंछ मुंडवा दी जाए। उन्हें रंगीलापुर में गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया जाए और गधे की मूंछों पर नकली मुहर चिपका दी जाए। उपसंहार, रंगीलापुर का जश्न। अगले दिन रंगीलापुर में दिवाली जैसा माहौल था। मिर्जा घोटाला, जिनकी एक मूंछ थी और एक नहीं, गधे पर सवार थे। लोग उन पर फूल नहीं, बल्कि सड़े हुए टमाटर फेंक रहे थे। रामदीन ने अपनी शानदार मूंछों पर ताव दिया और कहा,
जब तक बीरबल जैसा मंत्री है, हमारी मूंछों का एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ मुजरिम पकड़ा बल्कि दरबार की बोरियत भी दूर कर दी। उस दिन के बाद से मुगल सल्तनत में किसी ने नकली मुहर बनाने की तो क्या, मोमबत्ती खरीदने की भी हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख। लालच का फल। लालच आपको अमीर बनाए न बनाए, पर गधे की सवारी जरूर करवा सकता है। बुद्धि का प्रयोग। ताकत से आप एक आदमी को हरा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप पूरी सल्तनत को बचा सकते हैं। मूंछों की इज्जत। भारतीय मूंछों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। बादशाह की बोरियत। आगरा का किला मुगल सल्तनत की शान। लेकिन आज बादशाह अकबर का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो अपने सिंहासन पर ऐसे लेटे थे जैसे कोई कॉलेज का छात्र रविवार की दोपहर को बोर हो रहा हो। बीरबल, अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा। जी जहांपनाह, बीरबल ने अदब से जवाब दिया। हमें लगता है कि हमारे दरबारी अब जी हुजूरी करने के अलावा कुछ नहीं जानते। हम छींकते हैं तो सब कहते हैं, वाह क्या शाही छींक थी। हम पानी पीते हैं तो कहते हैं, वाह क्या गले की रफ्तार है। हमें सच जानना है, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो सच में वफादार और बुद्धिमान हो, या सब के सब मक्खन लगाने वाले हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच कड़वा होता है और उसे ढूंढने के लिए शाही लिबास उतारना पड़ता है। अकबर उठ खड़े हुए। ठीक है, आज से हम एक गुप्त परीक्षा शुरू करेंगे। हम, तुम, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल, हम चारों भेष बदलकर राज्य के दौरे पर निकलेंगे। जो इस सफर में बिना डरे और बिना लालच के हमारी मदद करेगा, वही असली रत्न होगा। मुल्ला दो प्याजा, जो समोसा खा रहे थे, घबरा गए। क्या पैदल चलना पड़ेगा? हुजूर, मेरे घुटनों में शाही दर्द है। लेकिन बादशाह का हुक्म था तो मानना ही पड़ा। अध्याय 1। भिखारियों का मेकओवर। रात के अंधेरे में चारों ने भेष बदला। अकबर एक गरीब बूढ़ा व्यापारी बने जिसकी कमर झुकी हुई थी। बीरबल उनके चालाक नौकर बने जिसका नाम था बंटी। टोडरमल एक गूंगे पहलवान बने, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था तो चुप रहना ही बेहतर था। मुल्ला दो प्याजा एक रसोइया बने जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। नियम यह था, कोई भी अपनी असली पहचान नहीं बताएगा, चाहे जान पर बनाए, और जेब में एक भी पैसा नहीं होगा। कमाओ और खाओ। जैसे ही वो किले के चोर दरवाजे से निकले, संतरी ने उन्हें रोक लिया। संतरी, रुको, कौन हो तुम लोग? अकबर आदत से मजबूर होकर कड़क आवाज में, मूर्ख, पहचानता नहीं हम। बीरबल ने तुरंत अकबर के मुंह पर हाथ रखा और मिमिक्री करते हुए बोले, अरे जमादार साहब, यह मेरे दादाजी है, सठिया गए हैं, खुद को बादशाह समझते हैं। जाने दो, दवा दिलाने ले जा रहे हैं। संतरी हंसा, चलो भागो यहां से, बादशाह बनेंगे। शक्ल देखो फटे हुए आम जैसी। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन बीरबल ने उन्हें खींच लिया। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अध्याय 2। धोलकपुर गांव की मुसीबत। चलते चलते सुबह हो गई। चारों धोलकपुर नामक गांव में पहुंचे। भूख से सबकी आंतें कबड्डी खेल रही थीं। मुल्ला जी, हुजूर, मेरा मतलब है दादाजी, भूख लगी है। वो देखो हलवाई की दुकान। अकबर ने जेब टटोली, खाली थी। बीरबल ने कहा, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, हमें काम करना होगा। हलवाई लड्डू लाल की दुकान पर भीड़ थी। बीरबल, सेठ जी, हमें काम दे दो, बदले में बस 4 कचौड़ी दे देना। लड्डू लाल ने अकबर की तरफ देखा, यह बुढ़ा क्या करेगा, इससे तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी। अकबर का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने एक भारी कढ़ाई उठाने की कोशिश की। धड़ाम, कढ़ाई गिर गई और सारा गर्म दूध फैल गया। लड्डू लाल ने बेलन उठा लिया। तेरी तो, मेरा 100 रुपए का दूध गया। टोडरमल, गूंगे पहलवान, ने आगे आकर अपनी मसल्स दिखाई। हलवाई डर गया। बीरबल ने बात संभाली, सेठ जी, गुस्सा मत करो, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, दूध वापस आ जाएगा। बीरबल ने भीड़ जमा की और एक नुक्कड़ नाटक
शुरू कर दिया। मुल्ला दो प्याजा को नाचना पड़ा, अकबर को ढोलक बजानी पड़ी। भीड़ इतना हंसी कि लोगों ने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। नुकसान की भरपाई हो गई और उन्हें खाना मिल गया। अकबर ने कचौड़ी खाते हुए सोचा, मेरी ढोलक बजाने की कला दरबार में कभी काम नहीं आई। अध्याय 3, डाकुओं से मुठभेड़। शाम को वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, तभी झाड़ियों से 6 खूंखार डाकू निकल आए। उनका सरदार कालिया था, जिसकी एक आंख पर पट्टी थी। कालिया, निकालो जो कुछ भी है, वरना बोटी बोटी कर दूंगा। मुल्ला दो प्याजा डर के मारे टोडरमल के पीछे छिप गए। अकबर ने अपनी कमर पर हाथ रखा, जहां तलवार होनी चाहिए थी, पर वहां अब सिर्फ धोती की गांठ थी। अकबर, ए दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? डाकू हंसे, हाँ, तू फटीचर सिंह है। ओए, इनकी धोती भी छीन लो। स्थिति गंभीर थी। अगर अकबर की पहचान खुलती तो राज्य में हाहाकार मच जाता। तभी बीरबल जोर जोर से रोने लगे। अरे भैया डाकू, तुम हमें क्या लूटोगे? हम तो खुद लुटने जा रहे हैं। कालिया, मतलब? बीरबल, हम इस बुढ़े अकबर को जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। इसको एक लाइलाज बीमारी है, खुजली वाला वायरस। जो इसे छूता है उसे जिंदगी भर खुजली होती है। इतना सुनते ही अकबर ने नाटक करते हुए जोर जोर से खुजाना शुरू कर दिया। आह, ओह, बहुत खुजली है। टोडरमल और मुल्ला ने भी खुजाना शुरू कर दिया। डाकू डर गए। कालिया, भागो रे, यह तो छूत की बीमारी वाले हैं। डाकू उल्टे पैर भागे। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को, तुमने तो हमें खुजली वाला बादशाह बना दिया। अध्याय 4, जादुई कुएं का रहस्य। अगले दिन वे एक वीरान खंडर में पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि यह सच बोलने वाला कुआं है। अकबर को यह परीक्षा का सही मौका लगा। अकबर ने कहा, हम इस कुएं की परीक्षा लेंगे। किंवदंती है कि अगर कोई इसमें झांककर झूठ बोले तो कुआं उसे अंदर खींच लेता है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, मैं यह रिस्क नहीं लूंगा। सबसे पहले टोडरमल गए। उन्होंने मन में कहा, मैं राज्य के खजाने से कभी एक पैसा नहीं चुराऊंगा। कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित वापस आ गए। फिर बीरबल गए। उन्होंने कहा, मैं हमेशा बादशाह की भलाई चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े। कुआं शांत रहा, बीरबल भी सुरक्षित। अब मुल्ला दो प्याजा की बारी थी। उनके पैर कांप रहे थे। वो कुएं के पास गए और बोले, मैंने कभी अपनी बीवी से डरकर पलंग के नीचे रात नहीं गुजारी। अचानक कुएं से गड़गड़ाहट की आवाज आई और मुल्ला जी का पैर फिसला। बचाओ, बचाओ। टोडरमल ने उन्हें पकड़ा। मुल्ला जी चिल्लाए, ठीक है, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था, मैं रोज मार खाता हूँ। सब लोटपोट होकर हंस पड़े। पता चला कि कुएं में कोई जादू नहीं था, बस मुल्ला जी का पैर केले के छिलके पर पड़ा था जो बीरबल ने वहां गिराया था। अध्याय 5, सरपंच का अजीबोगरीब न्याय। सफर के चौथे दिन वे अंधेर नगरी पहुंचे। यहाँ का सरपंच बहुत ही अजीब था। यहाँ एक केस चल रहा था। 2 औरतें एक बकरी के लिए लड़ रही थीं। सरपंच ने कहा, चूंकि फैसला नहीं हो पा रहा, इस बकरी को काटकर आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। अकबर से रहा नहीं गया। न्यायप्रिय राजा का खून खौल उठा। अकबर बीच में कूद पड़े, मूर्ख सरपंच, यह कैसा न्याय है? जीव हत्या पाप है। सरपंच ने घूर कर देखा, तू कौन है रे फटीचर, मेरी अदालत में बोलने की हिम्मत? सरपंच ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बुढ़े को कोड़े मारे जाएं। अब बीरबल को लगा कि मामला बिगड़ गया। बीरबल ने आगे आकर कहा, सरपंच जी, रुकिए, यह बुढ़ा पागल है, लेकिन एक बहुत बड़ा बकरी वैज्ञानिक है। सरपंच, बकरी वैज्ञानिक, यह क्या होता है? बीरबल जी, यह बकरी की आंखों में देखकर बता सकता है कि उसकी असली मालकिन कौन है। सरपंच को दिलचस्पी हुई। अकबर, जो अब समझ गए थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं, ने बकरी की आंखों में गौर से देखा। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बकरी कह रही है कि वो बाईं वाली औरत की है, क्योंकि वो इसे रोज ताजी हरी घास खिलाती है।
जबकि दूसरी वाली इसे बासी रोटी देती है। असली मालकिन बाईं वाली रो पड़ी और बकरी को गले लगा लिया। दूसरी वाली भाग गई। सरपंच हैरान रह गया। उसने अकबर के पैर पकड़ लिए। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। अकबर ने मन ही मन सोचा, सिंहासन पर बैठकर न्याय करना आसान है, लेकिन भीड़ में खड़े होकर न्याय करने के लिए बकरी वैज्ञानिक बनना पड़ता है। अध्याय 6 गुप्त परीक्षा का अंतिम चरण। हफ्ता पूरा होने वाला था। अकबर ने अपने साथियों को एक आखिरी परीक्षा देने का सोचा। रात को जब सब सो रहे थे, अकबर ने चुपके से अपनी शाही अंगूठी, जो उन्होंने धोती में छिपा रखी थी, निकाली और मुल्ला दो प्याजा के झोले में डाल दी। सुबह अकबर चिल्लाए, मेरी खानदानी अंगूठी चोरी हो गई। मेरे पास बस वही एक दौलत थी। सबने अपने झोले चेक किए। मुल्ला के झोले से अंगूठी निकली। मुल्ला सन्न रह गए। नहीं, मैंने नहीं ली, कसम से। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह सोने की है या पीतल की। टोडरमल ने गुस्से में मुल्ला को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या मुल्ला चोर है? यह सबसे कठिन परीक्षा थी। सबूत मुल्ला के खिलाफ था। बीरबल ने अंगूठी हाथ में ली और हंसे। दादाजी, अकबर, आप भी ना। यह अंगूठी तो आपने कल रात खुद मुल्ला जी के झोले में डाली थी। अकबर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? बीरबल, क्योंकि मुल्ला जी रात भर खर्राटे ले रहे थे और करवट बदल रहे थे। अगर वो चोरी करते तो जाग रहे होते। और दूसरी बात, इस अंगूठी पर शाही मुहर है। एक गरीब बूढ़े के पास शाही अंगूठी होना ही शक पैदा करता है। मुझे पता था कि आप हमारी वफादारी और बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने ताली बजाई। उपसंहार, दरबार में वापसी। अगले दिन चारों आगरा वापस लौटे। शाही लिबास पहना गया। दरबार लगा। अकबर ने सिंहासन से ऐलान किया, इस गुप्त परीक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा। टोडरमल की ताकत और वफादारी बेमिसाल है, भले ही वो गूंगे बनकर रहे। मुल्ला दो प्याजा डरपोक जरूर है, लेकिन दिल के सास है और झूठ बोलने पर फिसल जाते हैं। और बीरबल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दरबार में नहीं, बल्कि जंगल, डाकुओं और मुसीबत के बीच भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मांगो, क्या मांगते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बस एक ही विनती है। अगली बार गुप्त परीक्षा पर जाए तो मुल्ला दो प्याजा को मत ले जाइएगा। इनके खर्राटों से जंगल के शेर भी डरकर भाग जाते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पद और प्रतिष्ठा सिर्फ कपड़ों से होती है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी बुद्धिमानी और संकट के समय उसके व्यवहार से होती है। आगरा की एक आलसी सुबह। आगरा के किले में सर्दी की सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि पहरेदार अपनी ही नाक नहीं देख पा रहे थे। बादशाह अकबर अपने शाही शयन कक्ष में सो रहे थे। अकबर को सोने का बहुत शौक था, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक उन्हें अपने खास मखमली पजामे का था। यह कोई साधारण पजामा नहीं था। इसे ईरान के सबसे बेहतरीन दर्जी ने हवाई सुकून रेशम से बनाया था। बादशाह का मानना था कि जब वो यह पजामा पहनते हैं तो उन्हें बुरे सपने नहीं आते और सबसे बड़ी बात, उन्हें मच्छर नहीं काटते। सुबह के 8 बज चुके थे। शाही सेवक गंगाराम हाथ में चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। जहांपनाह, उठिए, सूरज देवता ड्यूटी पर आ गए हैं। अकबर ने अंगड़ाई ली और अपना हाथ बिस्तर के पास रखा जहां वो रात को अपना पजामा उतार कर रखते थे। हाथ टटोला, कुछ नहीं मिला। फिर टटोला, सिर्फ खाली हवा। अकबर की नींद उड़ गई। उन्होंने रजाई फेंकी, तकिया पलटा, बिस्तर के नीचे झांका। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। पजामा गायब था। अकबर की चीख से पूरा किला गूंज उठा। गंगाराम, मेरा पजामा कहाँ है? अध्याय 1 शाही कोहराम और मुल्ला की मुसीबत। आधे घंटे के अंदर दरबार लग गया। बादशाह अकबर लुंगी लपेटे हुए सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि पजामा तो था नहीं। उनका मूड बहुत खराब था। सामने सारे दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। अकबर गरजे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे किले से, मेरे कमरे से मेरा पजामा चोरी हो गया। कल को कोई मुझे ही चुरा कर ले जाएगा और तुम लोग मक्खियां मारते रहोगे।
सेनापति जालिम सिंह आगे आए। हुजूर, हमने किले के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, पजामा नहीं मिला। हमें शक है कि यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, ने मौका देखा। जहां पनाह, मुझे लगता है यह बीरबल की साजिश है। कल वो कह रहा था कि बादशाह का पजामा बहुत चमकता है, मेरी आंखों में चुभता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर, बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो। यहां हमारी इज्जत लुंगी पर अटकी है और तुम्हें हंसी आ रही है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि चोर ने सिर्फ पजामा चुराया, आपकी जान नहीं। और दूसरी बात, चोर महल के अंदर का ही है। कोई बाहरी आदमी पजामे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। अकबर, तो उसे पकड़ो। अगर आज शाम तक पजामा नहीं मिला तो सेनापति को बिना पजामे के पूरे आगरा में दौड़ाया जाएगा। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 2, बीरबल की जासूसी, CID स्टाइल। बीरबल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल, शाही बेडरूम, का मुआयना किया। कमरे में कोई खिड़की टूटी नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब साफ था। चोर कोई ऐसा था जो कमरे में पहले से मौजूद था या किसी गुप्त रास्ते से आया था। बीरबल ने 3 लोगों को सस्पेक्ट, शक के घेरे में माना। गंगाराम, सेवक जिसके पास कमरे की चाबी थी। चंपा कली, दासी जो सुबह सफाई करने आई थी। राजकुमार, बंटी, बादशाह का भतीजा, जिसे अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। बीरबल ने पूछताछ शुरू की। गंगाराम से। बीरबल, सच बता गंगाराम, तूने पजामा चुराकर ब्लैक मार्केट में तो नहीं बेचा? गंगाराम, रोते हुए, नहीं सरकार, मैं तो पजामे को हाथ लगाने से भी डरता था। वो इतना रेशमी था कि हाथ से फिसल जाता था। चंपा कली से। बीरबल, चंपा, क्या तुझे रेशमी कपड़े पसंद है? चंपा, साहब, मुझे तो अपनी साड़ी संभालने की फुर्सत नहीं, मैं बादशाह का पजामा पहनकर क्या कत्थक करूंगी। जांच में कोई सुराग नहीं मिला। मामला पेचीदा होता जा रहा था। अध्याय 3, जादुई गधे का नाटक। दोपहर हो गई। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। मुल्ला दो प्याजा हंसे। लो, अब अकलमंद बीरबल जादू टोना करेंगे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधे को खड़ा कर दिया। बीरबल ने ऐलान किया, यह कोई मामूली गधा नहीं है, यह अरबिस्तान का जादुई गधा है। यह चोर की गंध पहचानता है। नियम यह था, दरबार के हर व्यक्ति को, मंत्रियों से लेकर संतरी तक, बारी बारी से तंबू के अंदर जाना होगा और गधे की पूंछ पकड़कर खींचनी होगी। अगर वो निर्दोष है तो गधा चुप रहेगा, अगर वो चोर है तो पूंछ छूते ही गधा जोर से रेंकेगा, खेचू हेचू। सब डर गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था। एक एक करके सब तंबू में गए और बाहर आए। सेनापति गए, गधा चुप रहा। मुल्ला जी गए, गधा चुप रहा। गंगाराम गया, गधा चुप रहा। पूरा दरबार हो आया, लेकिन गधा एक बार भी नहीं बोला। अकबर ने माथा पीट लिया। बीरबल, तुम्हारा गधा तो जराब निकला, लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अध्याय 4, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, गधा जराब नहीं है, गधा तो बहुत समझदार है। असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, सभी दरबारी और नौकर अपने दोनों हाथ आगे करें और हथेलियां खोलकर दिखाएं। सबने अपने हाथ आगे किए। बीरबल एक एक के पास गए और उनकी हथेलियां सूंघने लगे। अकबर, यह क्या पागलपन है बीरबल? बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा के हाथ सूंघे। कुछ नहीं। सेनापति के हाथ सूंघे। कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो शाही खजांची, ट्रेजरर धनीराम के पास पहुंचे, बीरबल रुक गए। बीरबल ने धनीराम का हाथ सूंघा। पकड़ लो इसे, यही है चोर। धनीराम चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है, गधा तो बोला ही नहीं था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, गधे को कभी बोलना ही नहीं था।
मैंने गधे की पूंछ पर तेज इत्र, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम छिड़क दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथों से इत्र की महक आ रही है। लेकिन तू चोर था, तेरे मन में डर था कि गधा बोलेगा, इसलिए तूने पूंछ को छुआ ही नहीं। तेरे हाथों में कोई खुशबू नहीं है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अध्याय 5 पजामे का पोस्टमार्टम। धनीराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर, धनीराम, तुम्हें पैसों की क्या कमी थी जो तुमने हमारा पजामा चुराया? क्या तुम उसे पहनकर फैशन शो करने वाले थे? धनीराम ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे पजामे का शौक नहीं था। दरअसल कल रात मैंने देखा कि आप पजामे के नाड़े, ड्रॉस्ट्रिंग, में अपनी हीरे की अंगूठी बांध रहे थे ताकि वो खो न जाए। मैं वो अंगूठी चुराना चाहता था, लेकिन अंगूठी की गांठ खुली नहीं, तो मैं पूरा पजामा ही ले आया। अकबर ने अपना सिर पीट लिया। ओह, तो वो गांठ मैंने बांधी थी। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि अंगूठी कहाँ गई। धनीराम ने बताया कि उसने पजामा शाही बगीचे में एक पेड़ के कोटर, हॉलो, में छिपाया है। सिपाही दौड़े दौड़े गए। पजामा बरामद हुआ। लेकिन जब पजामा लाया गया तो सब हैरान रह गए। पजामे का एक पैर गायब था। अकबर चिल्लाए, यह क्या है? यह पजामा है या शॉर्ट्स? पता चला कि पेड़ के कोटर में गिलहरियां रहती थीं। उन्हें मखमली कपड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने पजामे का एक पैर कुतरकर अपना बिस्तर बना लिया था। उपसंहार, न्याय और नई फैशन। अकबर अपने आधे पजामे को देखकर रोने ही वाले थे कि बीरबल बोले, जहां पनाह, दुखी मत होइए, यह नया फैशन है। हम इसे शाही केपरी घोषित कर देते हैं। सजा का ऐलान। अकबर ने धनीराम को अनोखी सजा दी। चूंकि तुमने पजामे का एक पैर बर्बाद किया है, इसलिए तुम्हें अब से एक पैर पर खड़े होकर खजाने का हिसाब रखना होगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और अपनी हीरे की अंगूठी, जो पजामे के बचे हुए नाड़े में अभी भी लटकी थी, इनाम में दे दी। मुल्ला दो प्याजा ने मुंह बना लिया। यह तो तुक्का था। उस दिन के बाद से बादशाह अकबर ने कसम खाई कि वो अब सोने से पहले पजामा तिजोरी में रखकर सोएंगे और खुद लुंगी पहनेंगे। कहानी की सीख। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी अपने डर की वजह से खुद ही सुराग दे देता है। बीरबल की बुद्धि, समस्या चाहे पजामे की हो या सल्तनत की, हल हमेशा ठंडे दिमाग से निकलता है। गिलहरियों से सावधान, अपने महंगे कपड़े पेड़ में कभी न छिपाएं। अकबर और बीरबल की आगरा की एक आलसी सुबह। आगरा के किले में सर्दी की सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि पहरेदार अपनी ही नाक नहीं देख पा रहे थे। बादशाह अकबर अपने शाही शयन कक्ष में सो रहे थे। अकबर को सोने का बहुत शौक था, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक उन्हें अपने खास मखमली पजामे का था। यह कोई साधारण पजामा नहीं था। इसे ईरान के सबसे बेहतरीन दर्जी ने हवाए सुकून, रेशम से बनाया था। बादशाह का मानना था कि जब वो यह पजामा पहनते हैं तो उन्हें बुरे सपने नहीं आते और सबसे बड़ी बात, उन्हें मच्छर नहीं काटते। सुबह के 8 बज चुके थे। शाही सेवक गंगाराम हाथ में चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। जहां पनाह, उठिए, सूरज देवता ड्यूटी पर आ गए हैं। अकबर ने अंगड़ाई ली और अपना हाथ बिस्तर के पास रखा जहां वो रात को अपना पजामा उतार कर रखते थे। हाथ टटोला, कुछ नहीं मिला। फिर टटोला, सिर्स खाली हवा। अकबर की नींद उड़ गई। उन्होंने रजाई फेंकी, तकिया पलटा, बिस्तर के नीचे झांका। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। पजामा गायब था। अकबर की चीख से पूरा किला गूंज उठा। गंगाराम, मेरा पजामा कहाँ है? अध्याय 1 शाही कोहराम और मुल्ला की मुसीबत। आधे घंटे के अंदर दरबार लग गया। बादशाह अकबर लुंगी लपेटे हुए सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि पजामा तो था नहीं। उनका मूड बहुत खराब था। सामने सारे दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। अकबर गरजे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे किले से, मेरे कमरे से मेरा पजामा चोरी हो गया। कल को कोई मुझे ही चुरा कर ले जाएगा और तुम लोग मक्खियां मारते रहोगे। सेनापति जालिम सिंह आगे आए। हुजूर, हमने किले के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, पजामा नहीं मिला। हमें शक है कि यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे,
ने मौका देखा। जहां पनाह, मुझे लगता है यह बीरबल की साजिश है। कल वो कह रहा था कि बादशाह का पजामा बहुत चमकता है, मेरी आंखों में चुभता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर, बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो। यहां हमारी इज्जत लुंगी पर अटकी है और तुम्हें हंसी आ रही है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि चोर ने सिर्फ पजामा चुराया, आपकी जान नहीं। और दूसरी बात, चोर महल के अंदर का ही है। कोई बाहरी आदमी पजामे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। अकबर, तो उसे पकड़ो। अगर आज शाम तक पजामा नहीं मिला तो सेनापति को बिना पजामे के पूरे आगरा में दौड़ाया जाएगा। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 2, बीरबल की जासूसी, सीआईडी स्टाइल। बीरबल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल, शाही बेडरूम, का मुआयना किया। कमरे में कोई खिड़की टूटी नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब साफ था। चोर कोई ऐसा था जो कमरे में पहले से मौजूद था या किसी गुप्त रास्ते से आया था। बीरबल ने 3 लोगों को सस्पेक्ट, शक के घेरे में माना। गंगाराम, सेवक जिसके पास कमरे की चाबी थी। चंपा कली, दासी जो सुबह सफाई करने आई थी। राजकुमार, बंटी, बादशाह का भतीजा, जिसे अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। बीरबल ने पूछताछ शुरू की। गंगाराम से, बीरबल, सच बता गंगाराम, तूने पजामा चुराकर ब्लैक मार्केट में तो नहीं बेचा? गंगाराम, रोते हुए, नहीं सरकार, मैं तो पजामे को हाथ लगाने से भी डरता था। वो इतना रेशमी था कि हाथ से फिसल जाता था। चंपा कली से, बीरबल, चंपा, क्या तुझे रेशमी कपड़े पसंद है? चंपा, साहब, मुझे तो अपनी साड़ी संभालने की फुर्सत नहीं, मैं बादशाह का पजामा पहनकर क्या कत्थक करूंगी। जांच में कोई सुराग नहीं मिला। मामला पेचीदा होता जा रहा था। अध्याय 3, जादुई गधे का नाटक। दोपहर हो गई। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। मुल्ला दो प्याजा हंसे। लो, अब अकलमंद बीरबल जादू टोना करेंगे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधे को खड़ा कर दिया। बीरबल ने ऐलान किया, यह कोई मामूली गधा नहीं है, यह अरबिस्तान का जादुई गधा है। यह चोर की गंध पहचानता है। नियम यह था, दरबार के हर व्यक्ति को, मंत्रियों से लेकर संतरी तक, बारी बारी से तंबू के अंदर जाना होगा और गधे की पूंछ पकड़कर खींचनी होगी। अगर वो निर्दोष है तो गधा चुप रहेगा, अगर वो चोर है तो पूंछ छूते ही गधा जोर से रेंकेगा, खेचू हेचू। सब डर गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था। एक एक करके सब तंबू में गए और बाहर आए। सेनापति गए, गधा चुप रहा। मुल्ला जी गए, गधा चुप रहा। गंगाराम गया, गधा चुप रहा। पूरा दरबार हो आया, लेकिन गधा एक बार भी नहीं बोला। अकबर ने माथा पीट लिया। बीरबल, तुम्हारा गधा तो जराब निकला, लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अध्याय 4, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, गधा जराब नहीं है, गधा तो बहुत समझदार है। असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, सभी दरबारी और नौकर अपने दोनों हाथ आगे करें और हथेलियां खोलकर दिखाएं। सबने अपने हाथ आगे किए। बीरबल एक एक के पास गए और उनकी हथेलियां सूंघने लगे। अकबर, यह क्या पागलपन है बीरबल? बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा के हाथ सूंघे। कुछ नहीं। सेनापति के हाथ सूंघे। कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो शाही खजांची, ट्रेजरर, धनीराम के पास पहुंचे, बीरबल रुक गए। बीरबल ने धनीराम का हाथ सूंघा। पकड़ लो इसे, यही है चोर। धनीराम चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है, गधा तो बोला ही नहीं था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, गधे को कभी बोलना ही नहीं था। मैंने गधे की पूंछ पर तेज इत्र, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम छिड़क दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथों से इत्र की महक आ रही है। लेकिन तू चोर था, तेरे मन में डर था कि गधा बोलेगा,
इसलिए तूने पूंछ को छुआ ही नहीं। तेरे हाथों में कोई खुशबू नहीं है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अध्याय 5 पजामे का पोस्टमार्टम। धनीराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर, धनीराम, तुम्हें पैसों की क्या कमी थी जो तुमने हमारा पजामा चुराया? क्या तुम उसे पहनकर फैशन शो करने वाले थे? धनीराम ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे पजामे का शौक नहीं था। दरअसल कल रात मैंने देखा कि आप पजामे के नाड़े ड्रॉस्ट्रिंग में अपनी हीरे की अंगूठी बांध रहे थे ताकि वो खो न जाए। मैं वो अंगूठी चुराना चाहता था, लेकिन अंगूठी की गांठ खुली नहीं, तो मैं पूरा पजामा ही ले आया। अकबर ने अपना सिर पीट लिया। ओह, तो वो गांठ मैंने बांधी थी। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि अंगूठी कहाँ गई। धनीराम ने बताया कि उसने पजामा शाही बगीचे में एक पेड़ के कोटर हॉलो में छिपाया है। सिपाही दौड़े दौड़े गए। पजामा बरामद हुआ, लेकिन जब पजामा लाया गया तो सब हैरान रह गए। पजामे का एक पैर गायब था। अकबर चिल्लाए, यह क्या है? यह पजामा है या शॉर्ट्स? पता चला कि पेड़ के कोटर में गिलहरियां रहती थीं। उन्हें मखमली कपड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने पजामे का एक पैर कुतरकर अपना बिस्तर बना लिया था। उपसंहार, न्याय और नई फैशन। अकबर अपने आधे पजामे को देखकर रोने ही वाले थे कि बीरबल बोले, जहां पनाह, दुखी मत होइए, यह नया फैशन है। हम इसे शाही केपरी घोषित कर देते हैं। सजा का ऐलान। अकबर ने धनीराम को अनोखी सजा दी। चूंकि तुमने पजामे का एक पैर बर्बाद किया है, इसलिए तुम्हें अब से एक पैर पर खड़े होकर खजाने का हिसाब रखना होगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और अपनी हीरे की अंगूठी, जो पजामे के बचे हुए नाड़े में अभी भी लटकी थी, इनाम में दे दी। मुल्ला दो प्याजा ने मुंह बना लिया। यह तो तुक्का था। उस दिन के बाद से बादशाह अकबर ने कसम खाई कि वो अब सोने से पहले पजामा तिजोरी में रखकर सोएंगे और खुद लुंगी पहनेंगे। कहानी की सीख। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी अपने डर की वजह से खुद ही सुराग दे देता है। बीरबल की बुद्धि, समस्या चाहे पजामे की हो या सल्तनत की, हल हमेशा ठंडे दिमाग से निकलता है। गिलहरियों से सावधान, अपने महंगे कपड़े पेड़ में कभी न छिपाएं। अकबर की जिद, दो कुओं की शादी और बीरबल का महानाटक। प्रस्तावना, आगरा की तपती दोपहर और बादशाह की बोरियत। आगरा का किला। जेठ का महीना। दोपहर के 2 बज रहे थे। गर्मी इतनी थी कि किले की दीवारों पर बैठे कबूतर भी पंखा मांग रहे थे। बादशाह अकबर अपने शीश महल में लेटे हुए थे। उनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, मनोरंजन। अकबर ने अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में एक पुराना सूखा कुआं वेल था। अकबर ने सोचा, बेचारा कुआं कितना अकेला है। न इसके पास कोई दोस्त है, न बीवी बच्चे। क्या इसे अकेलापन नहीं लगता होगा? यहीं से बादशाह के दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। एक ऐसा विचार जो इतिहास में पागलपन के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। अध्याय 1 दरबार में बम फूटा। अगले दिन दरबार लगा। दरबारी पसीने पोंछ रहे थे। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, बीरबल जी जहांपनाह। अकबर, हमें लगता है कि हमारे राज्य में प्रजा खुश है, जानवर खुश है, लेकिन हम अपनी निर्जीव प्रजा का ख्याल नहीं रख रहे। बीरबल कंफ्यूज होकर, निर्जीव प्रजा? हुजूर, क्या आप ईंट पत्थरों की बात कर रहे हैं? अकबर, नहीं, हम उस शाही कुएं की बात कर रहे हैं जो हमारे बगीचे में है। वो बहुत अकेला है। हमने फैसला किया है कि हम उसकी शादी करवाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति की तलवार हाथ से छूट गई। मुल्ला दो प्याजा के मुंह से समोसा गिर गया। बीरबल ने अपनी हंसी रोकी। शादी कुएं की? अकबर, हाँ, और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है बीरबल। तुम्हें हमारे शाही कुएं दूल्हा के लिए एक सुयोग्य वधू कुआ दुल्हन ढूंढनी होगी और अगले 10 दिनों में धूमधाम से 2 कुओं की शादी करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें उस सूखे कुएं में जिंदा दफना दिया जाएगा। अध्याय 2 दरबारी राजनीति और बीरबल की टेंशन। दरबार खत्म होते ही मुल्ला दो प्याजा और सेनापति मान सिंह कोने में जाकर हंसने लगे।
मुल्ला, हाँ हाँ हाँ, अब फंसेगा बीरबल। कुओं की शादी। यह बादशाह सठिया गए है या बीरबल का अंत समय आ गया है। इधर बीरबल घर पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज लंच में टिंडे बने हैं, इसलिए मुंह लटका है। बीरबल, नहीं भाग्यवान, बादशाह ने कुएं की शादी करवाने को कहा है। बीरबल पूरी रात सोचते रहे। कुआं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, फेरे नहीं ले सकता, यह शादी होगी कैसे? लेकिन सुबह होते होते बीरबल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अगर बादशाह की मांग पागलपन है तो उसका इलाज भी पागलपन ही है। अध्याय 3, बीरबल की शाही मांगे। अगले दिन बीरबल दरबार में छाती चौड़ी करके पहुंचे। अकबर, क्या हुआ बीरबल? लड़की, मेरा मतलब है कुइया मिल गई। बीरबल, जी जहांपनाह, बहुत मुश्किल से पड़ोसी राज्य मूर्खपुर में एक बहुत ही संस्कारी और गहरी कुइया मिली है। रिश्ता पक्का हो गया है। अकबर खुश हो गए। बीरबल, लेकिन हुजूर, समधियों की कुछ शर्तें हैं। अकबर, मंजूर है, हम बादशाह हैं, जो चाहे मांग लो। बीरबल ने एक लंबी लिस्ट निकाली। कुएं की बारात के लिए 100 हाथी चाहिए, जिन्हें गुलाबी रंग से रंगा जाएगा। दूल्हे कुएं को सजाने के लिए 50 किलो सोने के गहने चाहिए। बारात में चलने के लिए 10,000 सैनिक चाहिए जो बाल्टी और रस्सी लेकर चलेंगे। और सबसे जरूरी, शाही खजाने से 10 लाख सोने के सिक्के चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राजा बहुत लालची है। अकबर ने बिना सोचे सब दे दिया। वो बस यह चमत्कार देखना चाहते थे। मुल्ला दो प्याजा जल भुन गए। यह बीरबल शादी करवा रहा है या खजाना लूट रहा है? अध्याय 4, कुएं का हल्दी समारोह। अगले 5 दिनों तक आगरा में जो तमाशा हुआ वो देखने लायक था। शाही कुएं को गेंदे के फूलों से ढक दिया गया। पंडित बुलाए गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ओम गहराय नमः, ओम पानीपते नमः। बीरबल ने आदेश दिया, दूल्हे को हल्दी लगाओ। शाही नौकर बाल्टियों में हल्दी घोलकर कुएं की दीवारों पर पोतने लगे। एक नौकर ने पूछा, साहब, कुएं के अंदर भी हल्दी लगानी है? बीरबल ने डांटा, अबे बेवकूफ, अंदर हल्दी लगाएगा तो पानी पीला हो जाएगा, सिर्फ मुंडेर पर लगा। पूरा शहर यह तमाशा देख रहा था। लोग कह रहे थे, कलयुग आ गया है भाई, अब गड्ढों की भी शादी हो रही है और हम कुंवारे मर रहे हैं। अध्याय 5, बारात की रवानगी। शादी का दिन आ गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, दूल्हा कुआं तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे खानदान की रीत है कि दूल्हा घर पर ही रहता है, दुल्हन डोली में आती है। लेकिन हमें रस्मों के लिए पड़ोसी राज्य मूर्खपुर जाना होगा, जहां दुल्हन कुइया रहती है। अकबर, बीरबल, पूरी सेना और 100 गुलाबी हाथी बारात लेकर मूर्खपुर के लिए निकले। रास्ते में बीरबल ने सैनिकों को अजीब आदेश दिए। जैसे ही हम किसी तालाब या नदी के पास से गुजरे, सब चिल्लाएंगे, देखो, दूल्हे के दूर के रिश्तेदार आए हैं। अकबर इस पागलपन का पूरा मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। अध्याय 6, मूर्खपुर के राजा से मुलाकात। बारात मूर्खपुर पहुंची। वहां के राजा शमशेर सिंह को जब पता चला कि अकबर बारात लेकर आए हैं, तो वो घबरा गए। शमशेर सिंह, क्या? अकबर मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी बेटी तो अभी 5 साल की है। मंत्री ने समझाया, नहीं महाराज, वो आपकी बेटी से नहीं, आपके बगीचे वाली कुइया फीमेल वेल से अपने कुएं की शादी करवाने आए हैं। शमशेर सिंह को लगा अकबर पागल हो गए हैं, लेकिन डर के मारे उन्होंने स्वागत किया। दरबार लगा। बीरबल ने शमशेर सिंह से कहा, महाराज, हमारे शाही कुएं को आपकी शाही कुइयां बहुत पसंद आई है, हम रिश्ता पक्का समझने आए हैं। शमशेर सिंह डरते हुए, जी, नेकी और पूछ-पूछ, यह तो हमारा सौभाग्य है, मिट्टी से मिट्टी मिल रही है। अध्याय 7, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, द ट्विस्ट। अब आया कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। विदाई का समय था। बीरबल ने खड़े होकर गंभीर आवाज में कहा, शमशेर सिंह जी, अब विदाई की रस्म शुरू कीजिए। बारात वापस जाने को तैयार है। शमशेर सिंह,
जी जरूर, बताइए क्या करना है। बीरबल, कुछ नहीं, बस अपनी बेटी कुइया को डोली में बिठाइए और हमारे साथ आगरा भेज दीजिए। हमारा दूल्हा कुआन वहां इंतजार कर रहा है। शमशेर सिंह का दिमाग चकरा गया। क्या कुइया को भेज दूं? बीरबल, तुम होश में तो हो? कुआं जमीन में खुदा होता है, उसे उखाड़कर कैसे भेजूं? बीरबल ने गुस्सा होने का नाटक किया। क्या अपमान! आप हमारे बादशाह का अपमान कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि हमारा दूल्हा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब अगर दुल्हन ससुराल नहीं जाएगी तो शादी कैसे होगी? अकबर भी अब दिलचस्पी से देख रहे थे कि बीरबल कैसे बाजी पलटता है। बीरबल ने तलवार पर हाथ रखा। महाराज शमशेर सिंह, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपनी कुइयां को अभी इसी वक्त उखाड़कर हमारे साथ भेजें, या फिर दहेज के रूप में 10 लाख सोने के सिक्के और यह कबूलनामा दे कि आपकी कुइयां हमारे कुएं के लायक नहीं है। अध्याय 8। राजा की हालत पतली। शमशेर सिंह रोने लगे। कुएं को उखाड़कर भेजना असंभव था। शमशेर सिंह ने हाथ जोड़ लिए। बादशाह अकबर, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुइयां बहुत नखरे वाली है, वो अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती। कृपया यह रिश्ता तोड़ दीजिए। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और आंख मारी। जहां पनाह, देखा आपने, लड़कियां वाले मुकर गए। अब हम क्या करें? बारात तो खाली हाथ जाएगी। अकबर अपनी हंसी दबा रहे थे। बीरबल ने कहा, ठीक है शमशेर सिंह जी, हम रिश्ता तोड़ते हैं, लेकिन हमारे आने जाने का खर्चा और मानहानि, डेफेमेशन का पैसा आपको देना होगा। शमशेर सिंह ने जान बचाने के लिए तुरंत 5 लाख सिक्के बीरबल को दे दिए। अध्याय 9। वापसी और अकबर का ज्ञान। बारात आगरा वापस लौट रही थी। कुएं की शादी तो नहीं हुई, लेकिन खजाना भरकर वापस आया। अकबर ने रास्ते में बीरबल को रोका और जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ मेरी पागलपन भरी मांग पूरी की, बल्कि उससे मुनाफा भी कमा लिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, समस्या कुएं की शादी में नहीं थी। समस्या यह थी कि निर्जीव चीजों से उम्मीदें लगाना बेवकूफी है। कुआं अपनी जगह खुश है, उसे शादी की नहीं, बस समय पर सफाई की जरूरत है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन एक बात बताओ, वो जो तुमने हल्दी कुएं की मुंडेर पर लगवाई थी, उसका क्या? बीरबल, हुजूर, वो हल्दी नहीं थी, वो तो पीली मिट्टी थी। असली हल्दी तो मैंने शाही रसोइये को दे दी थी। आज रात दावत में कड़ी चावल बनेंगे। उपसंहार, मुल्ला दो प्याजा का हाल। जब बारात वापस आई तो मुल्ला दो प्याजा यह देखने के लिए खड़े थे कि बीरबल फेल होकर आएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीरबल हाथियों पर बैठकर खजाना लेकर आ रहे हैं, तो वो बेहोश हो गए। शाही कुएं की शादी तो नहीं हुई, लेकिन उस दिन के बाद से आगरा के लोग उस कुएं को कुंवारा कुआं कहने लगे। लोग वहां मन्नत मांगने जाते कि हे कुंवारे बाबा, हमारी शादी करवा दो, वरना हम भी तुम्हारी तरह सूखे रह जाएंगे। कहानी की सीख। बुद्धि का बल। अगर सवाल बेतुका हो तो जवाब भी बेतुका होना चाहिए, लेकिन तर्कों के साथ। समस्या का अवसर। बीरबल ने मुसीबत, शादी का आदेश, को अवसर, पड़ोसी राजा से धन लेना, में बदल दिया। कुदरत के नियम। कुओं की शादी नहीं होती, यह बात बादशाह को भी समझ आ गई। अकबर और पाखंडी दरवेश। उड़ते हुए लोटे का रेहे से। प्रस्तावना। बादशाह की बेचैनी और अफवाहों का बाजार। आगरा के किले में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिवाय बादशाह अकबर के मन के। बादशाह के पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें लगता था कि उनके आसपास सिर्फ चापलूस भरे पड़े हैं। एक दिन दरबार में खबर उड़ी। खबर थी कि अरब के रेगिस्तानों से चलकर एक महान सूफी संत, एक चमत्कारी दरवेश, आगरा के पास यमुना किनारे पधारे हैं। कहा जा रहा था कि यह दरवेश हवा में तैर सकता है, यह लोहे को सोना बना सकता है, और सबसे बड़ी बात, यह भूत प्रेतों से काम करवाता है। बादशाह अकबर, जो आध्यात्मिक शक्तियों में बहुत रुचि रखते थे, ने तुरंत आदेश दिया, उस दरवेश को शाही सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। बीरबल ने चेतावनी दी, जहांपनाह, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर लंबी दाढ़ी वाला संत नहीं होता। लेकिन अकबर ने बीरबल की बात अनसुनी कर दी। अध्याय 1। बाबा बवंडर शाह
की ग्रैंड एंट्री। अगले दिन दरबार सजा, नगाड़े बजने लगे। दरबार के मुख्य द्वार से एक अजीबोगरीब आकृति अंदर आई। उसका नाम था बाबा बवंडर शाह। बाबा का हुलिया देखने लायक था। सिर पर हरे रंग की विशाल पगड़ी जिस पर मोर पंख लगा था, गले में हड्डियों और चमकते पत्थरों की माला, हाथ में एक कमंडल लोटा जो अजीब तरह से धुआं छोड़ रहा था, और उनके साथ दो चेले थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हटो हटो, बाबा की छाया भी पड़ गई तो तुम भस्म हो जाओगे। बाबा बवंडर शाह बिना झुके सीधे अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे। अकबर ने पूछा, बाबा, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, क्या आप सच में चमत्कार कर सकते हैं? बाबा ने अपनी लाल आंखों से बादशाह को घूरा और गर्जीली आवाज में बोले, ए बादशाह, हम चमत्कार नहीं करते, चमत्कार हमारे पीछे पूंछ हिलाते हुए आते हैं। सबूत चाहिए। बाबा ने अपना खाली हाथ हवा में लहराया, मुट्ठी बंद की और जब खोली तो हथेली पर एक ताजा गुलाब का फूल था जिस पर ओस की बूंदें अभी भी टिकी थीं। दरबारी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि यह हाथ की सफाई थी। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए, सुभान अल्लाह, यह तो पहुंचे हुए फकीर है। अध्याय 2, शाही खजाने पर नजर। बाबा की धाक जम गई। अकबर ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया। धीरे धीरे बाबा ने अपना असली खेल शुरू किया। रोज शाम को दरबार में चमत्कार सत्र होता। कभी बाबा पानी में आग लगा देते, सोडियम का टुकड़ा डालकर, कभी हवा से राख पैदा कर देते। एक दिन बाबा ने अकबर से कहा, बादशाह, मुझे रात को सपना आया है। तुम्हारे खजाने पर एक काले जिन का साया है। यह जिन धीरे धीरे मुगल सल्तनत को कंगाल कर देगा। अकबर डर गए। तो इसका उपाय क्या है बाबा? बाबा ने आंखें मूंदी और नाटक करते हुए बोले, उपाय कठिन है। हमें 10,000 सोने के सिक्कों को यमुना नदी के बीचों बीच एक संदूक में रखकर जल समाधि देनी होगी। 24 घंटे बाद जब हम वो संदूक निकालेंगे तो सोने के सिक्के शुद्ध हो चुके होंगे और दुगुने हो जाएंगे। अगर नहीं किया तो अनर्थ होगा। अकबर तैयार हो गए। 10,000 सोने के सिक्के। बीरबल ने विरोध किया, जहांपनाह, यह सास ठगी है। पानी में सोना डालने से वो दुगुना नहीं होता, बस गीला होता है। अकबर ने डांट दिया, बीरबल, तुम धर्म के मामलों में टांग मत अड़ाओ। अध्याय 3, बीरबल का जासूसी मिशन। बीरबल समझ गए कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उस रात बीरबल ने भेष बदला। उन्होंने काले कपड़े पहने, चेहरे पर कालिक पोती और बाबा के तंबू के पीछे जा छिपे। तंबू के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। बाबा अपने चेलों से बात कर रहे थे। बाबा, अबे ओए कल्लू, कल वो यमुना वाला प्लान पक्का है ना? जैसे ही बादशाह संदूक पानी में डालेगा, तुम लोग नीचे गोताखोर बनकर तैयार रहना। संदूक को बदलकर पत्थर वाला संदूक रख देना और सोना लेकर भाग जाना। चेला, उस्ताद, मान गए आपको। यह बादशाह तो बहुत भोला है, लेकिन वो बीरबल, उसकी आंखें मुझे बाज जैसी लगती है। बाबा, अरे छोड़ उस बीरबल को, कल के बाद हम अमीर होंगे और बीरबल यहां मक्खियां मारेगा। बीरबल सब सुन रहे थे। उन्होंने अपने सोन में रिकॉर्डिंग तो नहीं की क्योंकि सोन नहीं था, लेकिन उनके दिमाग ने एक एक शब्द रिकॉर्ड कर लिया। बीरबल ने सोचा, अच्छा, तो गोताखोरों का प्लान है। अब देखो मैं कैसे इनकी डुबकी लगवाता हूं। अध्याय 4, उड़ते हुए लोटे का रेहे से। अगले दिन दरबार लगा। बाबा बवंडर शाह सिक्कों की मांग करने ही वाले थे कि बीरबल बीच में बोल पड़े, जहां पनाह, मैं मान गया। बाबा सच में चमत्कारी है। बाबा खुश हो गए। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। बीरबल, लेकिन बाबा, बादशाह को एक छोटा सा शक है। उन्होंने सुना है कि आपका यह कमंडल लोटा बहुत शक्तिशाली है। क्या आप इस लोटे को हवा में उड़ाकर दिखा सकते हैं? अगर आपने यह कर दिया तो बादशाह 10,000 नहीं बल्कि 20,000 सोने के सिक्के देंगे। लालच बुरी बला है। 20,000 सिक्कों का नाम सुनकर बाबा की लार टपक गई। बाबा ने सोचा, लोटा उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। मैं काले धागे का इस्तेमाल कर लूंगा जो किसी को दिखेगा नहीं। बाबा, मंजूर है। आज शाम को यमुना किनारे लोटा उड़ान समारोह होगा।
शाम को भारी भीड़ जमा हो गई। बाबा ने चतुराई से एक बहुत ही बारीक, न दिखने वाला काला धागा, इनविजिबल थ्रेड, लोटे में बांधा और उसका दूसरा सिरा अपने चेले को पकड़ा दिया जो एक पेड़ पर छिपा था। बाबा ने मंत्र पढ़ा, ओम भ्रीम क्रीम लोटा फ्लाई स्वाहा। और सचमुच लोटा धीरे धीरे हवा में उठने लगा। जनता तालियां बजाने लगी। अकबर भी हैरान थे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक गुलेल निकाली और चुपके से एक छोटा सा कंकड़ उस जगह मारा जहां चेला पेड़ पर बैठा था। चटाक! चेले के हाथ पर कंकड़ लगा। दर्द के मारे उसने धागा छोड़ दिया। धड़ाम! उड़ता हुआ लोटा सीधे नीचे गिरा और वो भी बाबा के सिर पर। टन! बाबा का सिर चकरा गया। धागा सबके सामने लटक रहा था। बीरबल दौड़कर गए और धागा पकड़ लिया। अरे! यह देखो, बाबा का मंत्र तो नायलॉन के धागे से बना है। अध्याय 5 नदी का नाटक और मगरमच्छ। पोल खुलने ही वाली थी, लेकिन बाबा बहुत शातिर थे। बाबा चिल्लाए, मूर्ख! यह धागा नहीं, मेरी आत्मा की डोर है जो लोटे से जुड़ी थी। तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब मुझे अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए जल परीक्षा देनी होगी। बाबा ने सोचा कि अब भागने का यही मौका है। बाबा, मैं अभी यमुना में कूदकर गायब हो जाऊंगा और सीधे मक्कामदीना निकल जाऊंगा। असल में वो तैरकर दूसरे किनारे भागने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने छलांग लगा दी। छपाक! लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्हें पहले से पता था कि बाबा नदी में कूदेंगे। बीरबल ने पहले ही नदी में 4 से 5 लकड़ी के नकली मगरमच्छ, वुडन क्रोकोडाइल्स, तैरवा दिए थे, जो बिल्कुल असली लग रहे थे। जैसे ही बाबा पानी में कूदे, उनका सामना उन मगरमच्छों से हुआ। बाबा, डर के मारे, बचाओ! मगरमच्छ! अम्मी जान, बचाओ! बाबा ने अपनी सारी दैवीय शक्तियां भुला दीं और पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगे। अरे बादशाह! अरे बीरबल! मुझे निकालो! मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो रामपुर का ठग लल्लू हूं। मुझे बचाओ! अध्याय 6 नकली दाढ़ी और असली चेहरा। सैनिकों ने जाल फेंककर बाबा, लल्लू को बाहर निकाला। वो भीगे हुए थे, कांप रहे थे और रो रहे थे। बीरबल ने पास जाकर उनके चेहरे पर लगा गोंद, गम, देखा और एक झटके में उनकी लंबी सफेद दाढ़ी खींच ली। चर्रर! नकली दाढ़ी हटते ही सामने एक जवान, चालाक सा चेहरा आया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। तो तुम हो बाबा बवंडर शाह? तुम तो 25 साल के लौंडे हो। बाबा, लल्लू ने अकबर के पैर पकड़ लिए। मास कर दो हुजूर। बेरोजगारी बहुत थी, सोचा संत बन जाऊं तो करियर सेट हो जाएगा। वो मगरमच्छ! बीरबल हंसे। डरो मत लल्लू, वो मगरमच्छ लकड़ी के है। असली मगरमच्छ तो हम हैं, जिनसे तुम पंगा ले रहे थे। अध्याय 7 बाबा के चेलों का हाल। अभी एक काम बाकी था। बाबा के चेले, जो नदी के नीचे गोताखोर बनकर संदूक चुराने का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, नदी में एक बड़ा जाल डालो। थोड़ी देर बाद जाल खींचा गया। उसमें 2 आदमी फंसे हुए थे, जिन्होंने मुंह पर ऑक्सीजन के लिए नली, बांस की नली, लगा रखी थी। वे बाबा के चेले थे। उन्हें लगा था कि जाल में सोने का संदूक आया है, इसलिए वो जाल से चिपक गए थे। बाहर आकर जब उन्होंने बादशाह और सैनिकों को देखा, तो वो भी बेहोश हो गए। उपसंहार, बीरबल का इनाम और बाबा की सजा। दरबार में लल्लू, नकली दरवेश और उसके साथियों पर मुकदमा चला। अकबर ने पूछा, बीरबल, इन्हें क्या सजा दी जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आदमी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। इसे मौत की सजा मत दीजिए। इसे शाही नाटक मंडली, रॉयल थिएटर ग्रुप में भर्ती कर लीजिए। वहां यह राक्षस का रोल करेगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। लल्लू को जेल की जगह थिएटर में काम मिल गया, लेकिन वेतन के बदले सिर्फ खाना मिलता था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, अगर आज तुम न होते तो हमारा खजाना और हमारी इज्जत दोनों पानी में बह जाते। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब तक मैं हूं, आपके खजाने को सिर्फ मैं ही लूट सकता हूं। उफ, मेरा मतलब है, बचा सकता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख, अंधविश्वास से बचें,
चमत्कार हाथ की सफाई या विज्ञान होता है, दैवीय शक्ति नहीं। जांच पड़ताल। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, चाहे उसकी दाढ़ी कितनी भी लंबी क्यों न हो। बीरबल की अकल। मुसीबत आने पर घबराने के बजाय नकली मगरमच्छ छोड़ना ज्यादा कारगर होता है।